1924 में दुनिया को एंड्रोमेडा गैलेक्सी से रूबरू कराया गया ताकि इस बात को गलत ठहराया जा सके कि ब्रह्मांड में मिल्की वे ही अकेली बेहद बड़ी गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा की खोज ने एस्ट्रोनॉमर्स को नई गैलेक्सीज को खोजने के लिए एक्साइटेड किया। गुजरते दशक के साथ हबल और जेम्स वेब जैसे बड़े टेलीस्कोप को एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल गैलेक्सीज को ढूंढने के लिए बनाया गया। जेम्स वेब के लॉन्च के बाद से ही यह बड़े गैलेक्सीज को अपनी आंखों से देख सुर्खियां बटोर रहा है और अब वेब द्वारा चौंकाने वाले नए निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं जो हमारी अब तक की सोच को बदलकर अभी तक की ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकती है। ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज जो सब कुछ बदल कर रख सकती है। ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य। अपनी नई खोज के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए JWST ने बिग बैंग को भी सवालों के घेरे में लेकर खड़ा कर दिया। इसी कड़ी में अब जेम्स वेब को 30 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद अब तक का सबसे दूर का गैलेक्सी क्लस्टर मिला है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह शायद ब्रह्मांड के सबसे बड़े क्लस्टर्स में से एक हो सकता है। वैसे इससे पहले एक साथ जुड़े 7 गैलेक्सीज को हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, लेकिन साइंटिस्ट्स यह नहीं जान पाए कि यह कितनी दूर थी या वाकई में वे आपस में जुड़ी थी या नहीं। क्योंकि रोशनी को किसी दूर की चीजों से सूर्य को ऑर्बिट करते हुए JWST की पोजीशन तक जाने में वक्त लगता है, टेलीस्कोप इन गैलेक्सीज को देखता है क्योंकि वे बिग बैंग के करीब 650 मिलियन साल बाद की थी। जैसा कि हम फिलहाल प्रोटो क्लस्टर को देखते हैं तो ये हमें छोटा दिखाई देता है, लेकिन अगर इसकी रोशनी तुरंत हम तक पहुंच सके तो यह आज कैसा दिखेगा? ये यकीनन बड़ा होगा, हजारों बाकी गैलेक्सीज में गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ होगा। शोधकर्ता ऐसा मानकर चल रहे हैं कि हो सकता है कि यह ब्रह्मांड के प्रोटो क्लस्टर में अब बड़े क्लस्टर्स में से एक हो सकता है। हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 13 अरब साल पहले की एक छोटी गैलेक्सी को भी ढूंढा जिसने अपने छोटे आकार के बावजूद हाई रेट पर नए सितारों को जन्म दिया है। इसे इतनी दूरी पर खोजी गई अब तक की सबसे छोटी गैलेक्सी कहा जाता है। ऐसे में अब ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की रिसर्चर्स टीम ने 13 बिलियन साल से भी ज्यादा पीछे जाने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को चुना है ताकि बेहद ही छोटी गैलेक्सी का पता लगाया जा सके जो अपने आकार के लिए एक्सट्रीम रेट से तारे बनाते हैं। ये बिग बैंग के करीब 500 मिलियन साल बाद इतनी दूरी पर खोजी गई अब तक की सबसे छोटी गैलेक्सी में से एक थी। अगर आप अब भी एक्साइटेड नहीं हुए तो आपको बता दें कि यह खोजी गई सबसे छोटी गैलेक्सी एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाली है, जो ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के मिलियन साल पहले से मौजूद गैलेक्सीज को समझने का उन्हें मौका देगी। सीनियर ऑथर पैट्रिक केली ने इस बारे में कहा है कि ये गैलेक्सी बाकी टेलीस्कोप की पहुंच से परे है सिवाय जेम्स वेब के, और इतनी दूर की गैलेक्सी का इस तरह का ऑब्जर्वेशन वाकई कमाल है। मिल्की वे के वॉल्यूम में ये गैलेक्सी करीब 10 लाख हुई है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह अभी भी हर साल सेम नंबर में तारे बना रही है। अगर आपको ये सोचकर हैरत हो रही है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप एक ही बार में पूरी गैलेक्सी क्लस्टर पर कब्जा करने के लिए एक वाइड इनफ फील्ड में इतने छोटे डिटेल्स कैसे देख सकता है, तो आपको बता दें कि यह असल में ग्रेविटेशनल लेंसिंग नामक घटना के कारण होता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग लेंसेज का इस्तेमाल करता है जो गैलेक्सी या गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद मास की रोशनी को बेंड और मैग्नीफाई करता है। थैंक्स टू ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जिसकी वजह से छोटी गैलेक्सी 20 गुना ज्यादा चमकीली दिखाई दी। ऐसा पहली बार हुआ है जब बिग बैंग के ज्यादातर तरीकों पर गौर करना मुमकिन हुआ और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपनी गैलेक्सी हंटिंग के साथ इसे पहले से ज्यादा आसान बना दिया। जुलाई 2022 में एस्ट्रोनॉमर्स ने ग्लास Z13 की खोज की जिसे ब्रह्मांड की सबसे पुरानी गैलेक्सी माना जा रहा है। लेकिन अब एक नए कैंडिडेट की एंट्री इस लिस्ट में हुई है जो इतनी दूर है कि यह हमारे ब्रह्मांड के मॉडल्स को बदलकर रख सकता है। 5 अगस्त को जारी एक प्री प्रिंट पेपर में हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोहन नायडू और स्मिथसोनियन के जॉइंटली ऑपरेटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स ने JWST के शुरुआती रिलीज साइंस प्रोग्राम से दूर एक और गैलेक्सी उम्मीदवार की खोज की जिसे CERS 1749 के नाम से जाना जाता है। ये बेहद चमकीली गैलेक्सी है और अगर कंफर्म होता है तो ये बिग बैंग के 220 मिलियन साल बाद अस्तित्व में आई हुई गैलेक्सी हो सकती है जो ब्रह्मांड की हमारी समझ को बदल सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी चीज मिली। CERS 1749 हमारे द्वारा देखी गई सबसे दूर की गैलेक्सीज में से एक हो सकती है, या ये हमारे घर के बेहद करीब छुपकर बैठी हो सकती है। अब तक के डेटा गैलेक्सी के लिए 2 संभावित जगह की ओर इशारा करती है और सही जगह की पहचान के लिए हमें और ऑब्जर्वेशन की जरूरत है जिससे इसे श्रोडिंगर गैलेक्सी कैंडिडेट का खिताब दिया जा सके।
तो श्रोडिंगर गैलेक्सी दो अलग अलग जगहों पर कैसे महसूस हो सकती है? ये सब रेडशिफ्ट से जुड़ा है। एस्ट्रोनॉमर्स प्रकाश के वेवलेंथ्स का अध्ययन कर यह पता लगा रहे हैं कि ये गैलेक्सी कितनी दूरी पर है। खास तौर पर वे प्रकाश की एक घटना में इंटरेस्टेड है जिसे रेडशिफ्ट के रूप में जाना जाता है। दरअसल दूर की गैलेक्सी से निकलने वाली प्रकाश तरंगें समय के साथ खींचती जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में नीचे खिसकती हैं और उन्हें अच्छी तरह से लाल बनाती हैं। तो ऐसे में श्रोडिंगर जैसी गैलेक्सी से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट लाइट के रूप में नहीं पहुंचेगी। इसके बजाय इसे इंफ्रारेड में फिर से रेडशिफ्ट कर दिया जाएगा, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वेब उसी तरह की रोशनी खोजता है। और वेब में कई फिल्टर्स हैं जो इंफ्रारेड के अलग अलग वेवलेंथ्स को देखते हैं। श्रोडिंगर जैसी गैलेक्सी की जांच में आप वेवलेंथ्स के जरिए फ्लिक कर सकते हैं, जैसे आप एक फोटो एल्बम के माध्यम से फ्लिक करते हैं। पहले कुछ पन्नों पर कम लाल वेवलेंथ्स या आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फिर जैसे जैसे आप मुड़ते हैं वेवलेंथ्स ज्यादा लाल हो जाते हैं, एक गैलेक्सी का भूत सामने आ जाता है। सबसे ज्यादा रेडशिफ्ट की गई वेवलेंथ्स में एल्बम के पीछे गैलेक्सी एक क्लियर डिफाइन ऑब्जेक्ट दिखती है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमें अपने मॉडल पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ सकती है कि ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में गैलेक्सीज का विकास कैसे हुआ। उस समय की गैलेक्सीज इतनी चमकीली नहीं होनी चाहिए, कम से कम उस मॉडल के अनुसार जो हम अभी अपने ब्रह्मांड को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शायद हमें अभी फिजिक्स को तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है कि श्रोडिंगर असल में अपने ज्यादा विशाल पड़ोसियों में से एक की सैटेलाइट गैलेक्सी है और यह हमारे बहुत नजदीक हो सकती है। शोधकर्ताओं के एक दूसरे ग्रुप ने भी उसी दिन शुरुआती रिलीज डेटा से ठीक उसी गैलेक्सी का अध्ययन किया। एल्मर जापान के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट होर्हे ज़वाला और उनकी टीम ने JWST डेटा को फ्रेंच एल्प्स और हवाई में अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप के डेटा के साथ जोड़ा। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि श्रोडिंगर गैलेक्सी धोखेबाज हो सकती है, जो हकीकत में बहुत करीब धूल से भरी गैलेक्सी है जो तेजी से तारे के निर्माण से गुजर रही है। यह एक हाई रेडशिफ्ट गैलेक्सी के रूप में बहरूपिया हो सकती है। वैज्ञानिक अब खुद दुविधा में हैं, क्योंकि डेटा श्रोडिंगर के लिए दो संभावित स्थानों का सुझाव देता है और कुछ भी अभी तक तय नहीं है, क्योंकि आगे की जांच और ऑब्जर्वेशन की अभी भी आवश्यकता है। खास तौर पर स्पेक्ट्रोस्कोपी एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स को इसके रेडशिफ्ट की ज्यादा सटीक जांच करने की अनुमति देगा। अब एक तकलीफ सिर्फ वक्त की थी। श्रोडिंगर का अध्ययन करने और पहेली को हल करने के लिए दुनिया भर के दूरबीनों पर काफी वक्त मिल रहा था। लेकिन रुकिए, श्रोडिंगर वेब द्वारा जारी की गई विशाल इमेज का सिर्फ एक हिस्सा है। यह इमेजेस इंडिकेट करते हैं कि पहले से ही रियायनाइजेशन के दौर के शुरुआती दिनों में ही बड़े पैमाने पर गैलेक्सीज बन रही थी, जब शुरुआती ब्रह्मांड को समान रूप से भरने वाला प्लाज्मा ज्यादा जाने पहचाने सितारों और गैलेक्सीज में ढह गया। अपने बड़े आकार और इसके अंदर सभी प्राचीन गैलेक्सीज के बावजूद यह इमेज आकाश का एक छोटा सा हिस्सा है। अपने सितारों के रहने लायक क्षेत्र में स्थित वायुमंडल के एक्सोप्लैनेट्स के चारों ओर आर्टिफिशियल लाइट्स और जुपिटर और सैटर्न के चंद्रमाओं का अध्ययन जैसे कई जांच का काम सुपर शक्तिशाली जेम्स वेब जल्द ही शुरू करने वाला है। एस्ट्रोनॉमर्स ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा एक एक्सोप्लैनेट की ली गई पहली तस्वीर का खुलासा किया है। इस इमेज ने एक ऐसी दुनिया दिखाई जिसमें जुपिटर को 7 गुना भारी दिखाया है और जो करीब 400 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की परिक्रमा करता है। टेलीस्कोप से मिले शुरुआती एक्सोप्लैनेट निष्कर्षों में से ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट नया था और टेक्नोलॉजीज का जो टेस्ट हुआ उससे फ्यूचर स्पेस टेलीस्कोप से पृथ्वी जैसे ग्रहों की डायरेक्ट इमेजिंग को किया जा सकेगा। वाकई यह कहते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हॉट यंग जायंट हिप 65-426b की इमेज लेने के लिए JWST ने कोरोनोग्राफ नाम के एक छोटे से मास्क का इस्तेमाल किया और अपने होस्ट स्टार की रोशनी को ब्लॉक कर दिया। इसकी वजह से ऑर्बिटिंग प्लैनेट का खुलासा हुआ, जो बेहद धुंधला था, जैसे एक सर्च लाइट के चारों ओर जुगनू। हिप 65-426b पृथ्वी के मुकाबले अपने तारे से लगभग 100 गुना दूर ऑर्बिट करता है। इसे एक ऑर्बिट पूरा करने में 630 साल लगते हैं। इतनी दूरी का मतलब ये हुआ कि ग्रह को तारे की चकाचौंध के सामने देखना आसान था, वो भी ग्रह की ज्यादा गर्मी और चमक के साथ। इसमें लगभग 900 डिग्री सेल्सियस का झुलसा देने वाला तापमान था। ऐसे में 14 मिलियन साल पहले इसके फॉर्मेशन से ही यह डायरेक्ट इमेजिंग के लिए प्राइम टारगेट बना। हिप 65-426b की सतह की खासियत इमेज में नहीं दिख रही थी, लेकिन बिलर ने कहा कि यह जुपिटर की तरह बैंडेड दिखेगी। टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन अलग होने की वजह से बेल्ट के साथ और तूफान या भंवरों की वजह से इसके वातावरण में धब्बे हो सकते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं, विशाल ग्रह जीवन के लिए सही नहीं थे, लेकिन ये बड़े ग्रहों के एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है जिसके बारे में वैज्ञानिक ज्यादा जानने के लिए एक्साइटेड है। हर हफ्ते हम वेब से मिलने वाली जानकारी के लिए अपनी सांस रोककर इंतजार करते हैं कि वो हमें अपना ब्रह्मांड दिखाए जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा, और निश्चित रूप से ज्यादा खोजों के साथ ब्रह्मांड के मौजूदा मॉडल के लिए और ज्यादा चुनौतियां सामने आएंगी। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ब्रह्मांड के बारे में और भी अनोखी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें ऑर्बिट इंडिया। ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य।